हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द राना एकेडमी। तो लास्ट क्लास के अंदर हमने पार्ट सी की जो थ्योरी थी वो डिस्कस कर ली थी। तो आज के लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 1C के जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। इसमें टोटल 14 क्वेश्चंस हैं। तो आज के लेक्चर के अंदर मैं फर्स्ट 7 क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि व्हाट इज अ सिंपल पेंडुलम। तो देखिए हमने इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि सिंपल पेंडुलम बेसिकली क्या होता है। तो चलिए इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। सो ये इसकी डेफिनेशन है, कहते हैं सिंपल पेंडुलम इज अ हैवी पॉइंट मास नोन एज बॉब सस्पेंडेड फ्रॉम ए रिजिड सपोर्ट बाय अ मासलेस एंड इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। तो देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक आइडियल सिंपल पेंडुलम एग्जिस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि जो स्ट्रिंग आप लेंगे इस पेंडुलम को बनाने के लिए उसका कोई ना कोई मास जरूर होता है। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इज द पेंडुलम यूज्ड इन अ पेंडुलम क्लॉक सिंपल पेंडुलम। आंसर इज नो। एक्चुअली में हम उसको कहते हैं कंपाउंड पेंडुलम। ठीक है। तो नेक्स्ट वो कहता है गिव रीजन टू योर आंसर। तो देखिए पहले तो इसका आंसर है नो। अब इसका जो रीजन है वो कुछ इस तरह से है। देखिए पहले आपको समझना पड़ेगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल पेंडुलम एंड कंपाउंड पेंडुलम। देखिए द मेन डिफरेंस बिटवीन द सिंपल पेंडुलम एंड द कंपाउंड पेंडुलम इज दैट in a simple pendulum the distance between the center of gravity of the suspended body and the axis of suspension is large as compared to the dimension of the suspended body, whereas in a compound pendulum the dimension of the suspended body are comparable to the distance between the body's center of gravity and the axis of suspension। देखिए इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ। देखिए जब हमने बात करी थी एक सिंपल पेंडुलम की, तो उसमें हमने क्या देखा था कि हमारे पास क्या है, एक पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है, एक स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग के साथ हमने एक हैवी बॉडी जो है उसको हमने सस्पेंड किया, जिसको हमने बोब का नाम किया था। अब इस पूरे सिस्टम का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो एक्चुअली यहाँ कहीं पे लाई करता है। ठीक है। और ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है। तो ये है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। अब हम बात करते हैं कंपाउंड पेंडुलम की। ठीक है। तो कंपाउंड पेंडुलम का मतलब क्या होता है कि कोई भी कैसी भी बॉडी है, आपने उसका एक पॉइंट ऑफ सस्पेंशन बना दिया। ठीक है। जैसे मैंने इसको यहां से पकड़ लिया एंड इट विल स्टार्ट ऑसिलेटिंग अबाउट इट्स मेन पोजीशन। तो वो जो इस तरह से आपका रोटेट करना शुरू हो जाता है। ठीक है। सो ये बेसिकली आपका कंपाउंड पेंडुलम है। इस केस में जो इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी वो लगभग यहाँ पे कहीं होगी। तो ये है इसकी, मान लीजिए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और ये है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो एक्चुअली में जब हम बात करते हैं सिंपल पेंडुलम की, तो सिंपल पेंडुलम में क्या होता है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी और पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के बीच में गैप ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द डायमेंशन ऑफ द बॉडी। बॉडी के जो साइज है ना, जितना भी उसकी डायमेंशंस हैं, उससे कई ज्यादा गुना लेंथ होती है सेंटर ऑफ ग्रेविटी और पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के बीच में। बट जब हम कंपाउंड पेंडुलम के बारे में बात करते हैं तो उस केस में जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी और पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के बीच का जो लेंथ होता है वो कम होता है एज कंपेयर टू द डायमेंशन ऑफ द होल बॉडी। ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस है। तो इस केस में आप देख सकते हो यहाँ पे आपका एक वॉल क्लॉक है। तो ये जो है ये स्ट्रिंग नहीं होती। आपको पता ही है कि ये कोई ना कोई मेटल होता है, बेसिकली ब्रास का हम यूज करते हैं यहाँ पे। सिमिलरली ये जो बोब है ये भी ब्रास का होता है। तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ ना होके लगभग यहाँ पे कहीं पे होता है इसका। ठीक है। तो जिसकी वजह से इसका जो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से जो इसका लेंथ है वो आपका कम होता है एज कंपेयर टू द सिंपल पेंडुलम। ठीक है। तो इसलिए ये जो पेंडुलम होता है इसको हम कहते हैं एज अ कंपाउंड पेंडुलम। ठीक हो गया। अगर आपने रीजन ही लिखना है तो आप लिख सकते हो कि इट इज कंसिडर्ड एज अ कंपाउंड पेंडुलम बिकॉज द डिस्टेंस of the center of gravity from the point of suspension is less as compared to the simple pendulum। ठीक है जी। तो ये है इसका रिक्वायर्ड आंसर। तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है डिफाइन द टर्म ऑसिलेशन, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड एज रिलेटेड टू द सिंपल पेंडुलम। देखिए हमने ऑलरेडी इसकी डेफिनेशन सब अच्छी तरीके से मतलब हमने डिस्कस कर लिया था। तो एक बार आप फिर से इनकी डेफिनेशन देख लीजिए। तो ये इनकी डेफिनेशन है। कहता है ऑसिलेशन का मतलब होता है कि वन कंप्लीट टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द बॉब ऑफ पेंडुलम इज कॉल्ड वन ऑसिलेशन। ठीक है। मतलब आगे टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, तो जब एक कंप्लीट टू एंड फ्रो मोशन हो जाएगा तो उसको हम ऑसिलेशन का नाम देते हैं। देन आता है हमारे पास पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, जिसको हम टाइम पीरियड भी कहते हैं। तो एक ऑसिलेशन लेने में जितना टाइम लगता है उसको हम कहते हैं टाइम पीरियड। ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास आता है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी होता है द नंबर ऑफ ऑसिलेशन टेक प्लेस इन 1 सेकेंड। एक सेकंड में कितनी नंबर ऑफ ऑसिलेशन टेक प्लेस करती है उसको हम फ्रीक्वेंसी का नाम देते हैं। फिर आता है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का मतलब होता है द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि मान लेते हैं कि मेरे पास ये एक बॉब है, ये मीन पोजीशन पर बेसिकली रेस्ट पोजीशन को कहते हैं। तो ये ओ मान लो। तो ये इसके एक्सट्रीम पोजीशन पे गया,
ठीक है, इसको मैंने ए मान लिया, तो ओ से ए जो ये डिस्प्लेस हुआ है, ये इसकी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हुई, तो ये है इसका एम्पलीट्यूड। इज इट ओके? तो ये है इनके डेफिनेशंस। चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है ड्रॉ अ नीट डायग्राम ऑफ ए सिंपल पेंडुलम एंड शो ऑन इट द इफेक्टिव लेंथ ऑफ द पेंडुलम एंड इट्स वन ऑसिलेशन। तो देखिए ये इसका डायग्राम है। इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि क्या क्या शो किया हुआ है, कि आपके पास एक पॉइंट ऑफ सस्पेंशन आपको दिया हुआ है, फिर आपको जो लेंथ है वो दी हुई है, देखिए सस्पेंशन आ गया, ये आपको लेंथ दी हुई है, ये बॉब दिया हुआ है। तो देखिए आपने एक ऑसिलेशन को ऐसे शो करना है कि पहले ये सेंटर पे था, सेंटर से ये लेफ्ट में गया एक्सट्रीम पोजीशन पे, फिर ये वापस आया, फिर ये दूसरी एक्सट्रीम में गया और वापस अपनी मेन पोजीशन पे आया। तो इस तरह से शो करना था आपने इसका कंप्लीट वन ऑसिलेशन, एंड आपने इसकी इफेक्टिव लेंथ शो करनी थी। तो इसलिए हमने सेंटर से, देख रहे हो यहाँ पे, ये सेंटर से लेकर सस्पेंशन के बीच की जो लेंथ है, ये एल यहाँ पे कंसिडर की हुई है, ना कि मैंने यहाँ से इस लेंथ को लिया है। ठीक है, तो जब ये ड्रॉ करने को आ जाए तो आपने इसको इस तरीके से ड्रॉ करना है। इज इट ओके? ठीक है, तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि नेम द टू फैक्टर्स ऑन विच द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स एंड राइट द रिलेशन फॉर द टाइम पीरियड इन टर्म्स ऑफ द अबव नेम्ड फैक्टर्स। तो देखिए मैं आपको पहले बता दूं कि जो आपका टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम है, ये हमने लास्ट क्लास में ही डिस्कस किया था। वो होता है टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। ठीक है, सो बेसिकली आपका टाइम पीरियड सिर्फ दो बातों पे डिपेंड करता है। सबसे पहले इफेक्टिव लेंथ पे। इफेक्टिव लेंथ इज द लेंथ बिटवीन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ बॉब एंड द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। ठीक है, दूसरा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे। और आप यहाँ देख सकते हो कि जो टाइम पीरियड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ एल है, एंड जो टाइम पीरियड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ जी है। तो ये दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, वन इज लेंथ और दूसरा आपका जी, और ये कुछ इस तरह से आपका डिपेंड करेगा। इज इट ओके? ठीक है, तो चलिए अब हम अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है कि नेम द टू फैक्टर्स ऑन विच द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम डज नॉट डिपेंड। तो देखिए ऐसे दो फैक्टर्स हैं हमारे पास। सबसे पहले हमारे पास होता है मास। ठीक है, लास्ट क्लास में आपको मैंने एक्सपेरिमेंट करके बताया था कि अगर मैं मास को इंक्रीज कर भी दूं और लेंथ और एम्पलीट्यूड अगर मैं सेम रखूं, तो उस केस में कभी भी आपका जो टाइम पीरियड है वो चेंज नहीं होता है। सो मास वेरी करने से आपके टाइम पीरियड में कोई फर्क नहीं पड़ता। और दूसरा जो इसमें फैक्टर है वो है इसका एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड, ठीक है, एम्पलीट्यूड आपका इसलिए है कि देखिए अगर आप अपने एम्पलीट्यूड को वेरी करते हो, मतलब पहले आपने 10 डिग्री रखा और 10 डिग्री बाद अगर 20 डिग्री भी रख लेते हो, तो उस केस में भी इसके टाइम पीरियड में कोई फैक्टर नहीं पड़ता। इज दैट ओके? चलिए, तो ये दो फैक्टर्स हैं जिन पे ये डिपेंड नहीं करता। तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। How is the time period of a simple pendulum affected, if at all, in the following situation? So पहले पार्ट में वो कहता है कि अगर मैं लेंथ को 4 टाइम्स कर दूं तो टाइम पीरियड में क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखिए मैंने आपको बताया कि जो टाइम पीरियड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ एल है। ठीक हो गया। ये इनिशियल कर देता हूँ, मैं इसको ऐसे इनिशियल लिख देता हूँ। ठीक है, और मुझे एक्चुअली फाइंड करना है फाइनल, दैट इज टी फाइनल पता करना है मैंने। तो यहाँ पे लेंथ भी फाइनल हो जाएगी, इन दोनों को डिवाइड करता हूँ। तो टी इनिशियल बाय टी फाइनल इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ लेंथ इनिशियल अपॉन लेंथ फाइनल। ठीक है, सो फाइनल लेंथ जो है वो 4 टाइम्स है। सो टी इनिशियल अपॉन टी फाइनल इज इक्वल टू रूट ऑफ एल इनिशियल, और वो है 4 टाइम्स ऑफ एल इनिशियल। ठीक है, तो देखिए ये कैंसिल हो गया, एंड 1/4 क्या होता है, 1/2। ठीक, सो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो टी फाइनल है वो ट्वाइस ऑफ टी इनिशियल आ गया। तो इसका मतलब हुआ कि अगर मैं अपनी लेंथ को 4 टाइम्स कर देता हूं तो आपका जो टाइम पीरियड है वो डबल हो जाएगा। ठीक है, जो टाइम पीरियड है वो डबल हो जाएगा। सो ये आपके पहले पार्ट का आंसर है। चलिए अब मैं आपको इसका जो बी पार्ट है वो डिस्कस करता हूं। सो बी पार्ट में कहता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज रिड्यूस टू 1/4। ठीक है, सो देखिए क्या करेंगे। सो बेसिकली जो टी इनिशियल है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ जी होता है, तो मैं इसको इनिशियल लिख देता हूँ, एंड टी फाइनल इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ जी फाइनल हो जाएगा। दोनों को मैं डिवाइड कर देता हूँ, तो ये आ जाएगा मेरे पास टी इनिशियल अपॉन टी फाइनल इज इक्वल टू रूट ऑफ जी फाइनल अपॉन रूट ऑफ जी इनिशियल। ठीक है, तो हमने इस चीज़ को यहाँ पे ऐसे सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब वो यहाँ पे ये कहता है कि जो आपकी फाइनल ग्रेविटी है वो 1/4 टाइम्स हो गई। ठीक है, तो देखिए
इसका मतलब हुआ कि ये आ गया जी इनिशियल डिवाइड बाय 4 डिवाइड बाय रूट ऑफ जी इनिशियल। ठीक हो गया। सो टी इनिशियल अपॉन टी फाइनल इज इक्वल टू आ जाएगा रूट ऑफ 1/4। देखिए जी, ये वाला जो इनिशियल है वो इससे कैंसिल हो जाएगा और ये आ गया आपका 1/2। तो इसका मतलब हुआ टी फाइनल जो है वो ट्वाइस ऑफ टी इनिशियल आ जाएगा आपका। समझ में आया? सो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप लेंथ को 4 टाइम्स कर दोगे तो भी आपका टाइम पीरियड डबल हो जाता है, और अगर आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को 1/4 कर देते हो तो भी आपका टाइम पीरियड डबल हो जाएगा। आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है वो समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि हाउ आर द टाइम पीरियड टी एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम रिलेटेड। ठीक है, सो देखिए हमने इसको ऑलरेडी पढ़ लिया है तो मैं जल्दी से आपको इसका आंसर बता देता हूँ। जो टाइम पीरियड है वो होता है 1/f। तो इस तरीके से आपस में रिलेटेड होते हैं कि 1/f, यहाँ पे f का मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी। इज इट ओके? ठीक है। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज 2C के जो फर्स्ट 7 क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको ये जो क्वेश्चंस हैं और इनके आंसर समझ में आ गए होंगे। सो नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आप लोगों को इसके जो बाकी के क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करूंगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।